हो गया शुरू? टाइमिंग शुरू है। हम्म। हम्म। हाँ बेटे, हेडिंग डालो, कैपेसिटर। देखो, अभी एक बार कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं। हमारे जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं, उनके बेसिक बेसिक जो मेन मेन रिजल्ट थे। मैंने पार्ट नंबर 1 जो किया था उसमें सबसे मेन फॉर्मूला बोलो, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किया, उसके अंदर E का फॉर्मूला बोलो, F बाय में Q नोट, या फिर आप बोल सकते हो F इक्वल्स टू QE। और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ बाय आर स्क्वायर। मेन तो यही थे, बाकी तो जितने मर्जी फॉर्मूले निकले हो। उसके बाद पार्ट नंबर 3, पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या किया? पोटेंशियल में V इक्वल्स टू W बाई क्यू एंड V इक्वल्स टू KQ बाय आर। ये क्या था? मेन फॉर्मूला, ये पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल। ये पार्ट हमने किया है। याद करो, मैंने यहां जब ये पार्ट पढ़ाया तो मैंने कंडक्टर के अंदर बोला था कि E क्या होती है? 0। और पोटेंशियल क्या होती है? कांस्टेंट, है ना? अब अगर कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, क्या ऐसा भी बनाया था? कल ही बनाया था। क्या E की ये वैल्यू जो है क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है और कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है? और पोटेंशियल क्या होती है? कांस्टेंट। आप इन सारी चीजों के प्रूफ अब यहां सीखने वाले हो, समझ गए? तब से हम ये रिजल्ट्स बोले जा रहे थे कि E 0 है अंदर, V कांस्टेंट है। समझ में वहां भी आता है हल्का हल्का, लेकिन ज्यादा क्लियरिटी यहां आती है कि ये सारे रिजल्ट्स कहां से आए, और इन सारे रिजल्ट्स को हम रिपीट भी करेंगे। तो हमने अभी तक ये काम किया है और अभी इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। पहले इनके प्रूफ देखते हैं। बेटा सबसे पहले नाम है कैपेसिटर। अब सोच के देखिए, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे मेन होता है ना? जल्दी आओ भाई, जल्दी। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे मेन होता है। ये कैपेसिटर वर्ड तुमने कहाँ कहाँ सुना है? पंखे में कैपेसिटर होता है, ये पंखे में व्हाइट कलर का सिलेंडर सा छोटा सा, देखा कभी? जिसने नहीं देखा घर जाके देखो, इसमें कैपेसिटर होता है। इसको जो आपका इलेक्ट्रिशियन आता है वो इसको कंडेंसर बोलता है। हम क्या बोल रहे हैं इसको? कैपेसिटर। और अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर। फिजिक्स की लैंग्वेज ही है कंडेंसर, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसमें ज्यादातर यूज क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर। दूसरी बात, कैपेसिटर दिमाग में रहना चाहिए, कंडक्टर से बनता है। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ना हमारे लिए बहुत मेन है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा? कंडक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब कंडक्टर की मेन मेन प्रॉपर्टी आप पढ़ो, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करो। मैंने हर पार्ट का आपको रोड मैप बताया है। तो सबसे पहले तो इसका रोड मैप क्लियर करेंगे कि इसको कैसे कैसे चलाना है। दूसरा, इसमें ये जो चैप्टर है, बेटा आवाज नहीं, इस चैप्टर में कोई बकवासबाजी नहीं चाहिए। एक वर्ड, एक सेंटेंस भी आपने ऊपर से निकाल दिया, ये चैप्टर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। कैपेसिटर को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्लब करके पढ़िए। जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत आपके यहां यूज होंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी होंगे। इसका मतलब आप आधा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी यहीं कर लेंगे। वहां पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस आएंगे, यहाँ कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस आएंगे। सर्किट थ्योरी यहां भी आएगी, सर्किट थ्योरी वहां भी आएगी। सर्किट थ्योरी अलग नहीं होती है। जहां कैपेसिटर लगा है वहां रेजिस्टर लग जाएगा, दैट्स इट। जहां बैटरी लगी है उसकी जगह एसी लग सकता है या बैटरी लग सकती है। तो कैपेसिटर के नाम से समझ में आ रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटी से बना है ना ये। तो कैपेसिटी का मतलब किसी चीज को स्टोर करने की कैपेसिटी। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। किसकी टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। ये बात ध्यान रखना, कैपेसिटर हमेशा एनर्जी को स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में स्टोर करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आया सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया, डन, लेकिन उसका करोगे क्या? डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं डिलीवर तो करोगे ना उस एनर्जी को, उस एनर्जी से कुछ तो कराओगे। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर में इसमें से निकालू, इसकी खास बात क्या होती है? ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। बहुत जल्दी चार्ज होने का मतलब बहुत जल्दी एनर्जी स्टोर कर लेता है और बहुत जल्दी एनर्जी दे भी देता है।
सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कैमरे की फ्लैश। आप कैमरे की फ्लैश में देखो, जैसे ही क्लिक करते हो फ्लैश आती है बहुत ही चंद सेकंडों के लिए, तो वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बन रही है, एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करता है और उसको डिलीवर करता है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। डेफिनेशन समझ में आ गई? सो कैपेसिटर इज व्हाट, क्या होता है कैपेसिटर? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करेगा और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसको डिलीवर भी कर देगा। तो आप किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं, उसको बाद में यूज तो करेंगे ना, लेकिन वो किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला, कैपेसिटर किससे बनते हैं? कैपेसिटर किससे बनते हैं? कंडक्टर से। तो कंडक्टर की 6 प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले रोड मैप डालिए, ये चैप्टर चलेगा कैसे, राइट? टॉपिक नंबर 1, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। 6 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। टॉपिक नंबर 2, कैपेसिटेंस होता क्या है और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। डन। देन टॉपिक नंबर 3, आपने क्या बोला कि क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा? करेगा। तो कितनी करेगा, ये भी तो सवाल बनता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बट टिल देन आप इसमें सबसे पहले यहां भी लिखना एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। इस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में मैं अभी बता देता हूं। आप लोगों के 3 कैपेसिटर आते हैं भाई मेनली। कौन कौन से? सबसे पहले आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। बात ध्यान रखना, हम कोई बोर्ड का सिलेबस नहीं कर रहे, जेई का सिलेबस कर रहे हैं, उसमें कुछ कट नहीं है। जो कट है वो मैं आपको बता के चलूंगा। तो ये क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है स्फेरिकल कैपेसिटर। देन ये हमारा सबसे मेन कैपेसिटर है जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, लेकिन याद रख लो इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, 2 प्लेट्स हैं आपस में पैरेलल हैं। याद करो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, क्या रेजिस्टेंस ऐसा होता है, रेजिस्टर, और ये क्या बन जाता है, रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है। अगर मान लीजिए मैं ये एरो ना दिखाऊं और बोलूं ये 5 ओम का है, तो ये 5 ओम का ही है। अगर आप इसमें एरो दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आप इसके अंदर उसको चेंज कर सकते हैं, 5 से 7, 7 से 10, ऐसा कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे अगर आप दोनों प्लेट के बीच में एरो दिखा देंगे तो ये वेरिएबल कैपेसिटर बन जाएगा। समझ में आया? तो ये बिल्कुल सिमिलरिटी से आपको चीजें पढ़नी है। उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना ये आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं उनको रिवाइज कर लो, ये आसान लगने लगेगा, राइट? तो सिलेंड्रिकल ये 3 कैपेसिटर होते हैं भाई। तो हमारी अर्थ एक स्फीयर नहीं है, तो अर्थ इज ऑल्सो ए कैपेसिटर। समझ गए? तो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देन टॉपिक नंबर 3 सबसे मेन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं अभी हम निकालेंगे, 3 फॉर्मूले निकलते हैं यहाँ पे, 3 फॉर्मूले लिख लेना, आएंगे तब भी पता लगेगा, लेकिन एक बार दिमाग में पिक्चर छप जाएगी कि हमें करना क्या है। देन टॉपिक नंबर 4, इसमें सबसे मेन टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। जैसे बताइए, अगर मान लीजिए रबर में से करंट पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन अब रबर भी एक इंसुलेटर है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं जो आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकते हैं बिना किसी कंडक्शन के। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराई, फिर भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। अब मान लीजिए बोर्ड एक डाइलेक्ट्रिक है सपोज, पर ये है तो इंसुलेटिंग मटेरियल ना,
अगर मान लीजिए मैं इस पे लाइट डालता हूं और ये ग्लो करने लग जाता है, तो ग्लो इज व्हाट, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या वो बिना किसी कंडक्शन के आ गया? यस। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ इंसुलेटर है जो बिना किसी कंडक्शन के इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देते हैं। जब पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए आइडिया डन। सो उसके बाद ये जो है टॉपिक नंबर 5, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इनके बीच में डाला जाएगा। ये जो दोनों प्लेट है ना, इन दोनों प्लेट के बीच में यहां डाल देंगे, भर देंगे इसको। तो इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ गए? सो इंसर्ट करना है आपको, इंसर्शन ऑफ, एक बार कंडक्टर डालेंगे एंड डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, दो टॉपिक हैं भाई। इंसर्शन ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक between plates of capacitor. Then after topic number 6 is, ये प्योरली कंपटीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। यहां सिलेबस खत्म हो जाता है, राइट? इसके साथ में यहां पे आप लिखना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस सर्किट थ्योरी। यहां से सर्किट थ्योरी हम शुरू कर लेंगे क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके बाद सर्किट थ्योरी को पढ़ना हमारे को आसान लगता है। क्लियर? तो इसको देख देख के अब अपना चैप्टर आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो शैल वी स्टार्ट नाउ। देखो, इसकी फाइल मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, इसकी प्रॉपर्टीज। अभी जो लिखना चाहता है लिख सकता है, अदरवाइज इसको शेयर भी कर दूंगा मैं। बेटर रहेगा अभी लिख लें क्योंकि बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो वैसे ना लिखी हो। हाँ जी, एक बार आप मुझे रिकॉल करेंगे कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। क्यों होती है देखते हैं। उसके बाद क्या पोटेंशियल कांस्टेंट होती है? क्यों होती है देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, क्या आपने ऐसा पढ़ा था चार्ज कभी भी अंदर नहीं टिकता, कहां आ जाता है? वाई। वो भी एक बार यहां देखेंगे। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने अभी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बताई, कैसे आई वो देखेंगे। पोटेंशियल कांस्टेंट होती है वो भी हमने यहां देखना है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो कंडक्टर है वो किसी भी शेप का हो, राइट, वहां पे सिग्मा किस तरीके से दिखाया जाएगा, कहां सिग्मा ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रैंडम शेप दी, ऐसे रैंडम शेप दे दी, ये ऐसे रैंडम शेप दे दी, मैंने कहा इस कर्व के ऊपर सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 4 है, ये सिग्मा 5 है, ये सिग्मा 6 है, राइट। तो ये चार्ज डेंसिटीज जो है, ये चार्ज डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ऐसे सवाल बनते हैं। ये 6th प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 डालो। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 1, आज की क्लास बेसिकली इन प्रॉपर्टीज के ऊपर है। क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इज जीरो। हाउ? राइट। मैंने अभी तुम लोगों को क्या बोला, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर किससे बनता है? मैं बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं, तुम्हारे लिए दिमाग में बैठे हैं इसलिए मैं बार बार एक सेंटेंस को बोलता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। मैं कंडक्टर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर किससे बना है? कंडक्टर से। मान लीजिए, ये देखो, पेन छोड़ दो सारे, इधर देखो, ये मैंने दो प्लेट ले ली। मान लीजिए ये प्लेट किसी पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, ये किसी नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है। अब आप ये देख चुके हो जहां चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है। कहां से कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी बताई थी पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं मान लूं इसको ई नॉट है, क्या ये बाहर वाली प्लेट्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है?
पॉजिटिव से, इसको नाम दिया मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ये बातों जैसी चीजें हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ समझने का इतना भी कुछ नहीं है। हम देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक कंडक्टर रख दिया। क्या मुझे तो कंडक्टर पढ़ना है, मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रख दिया, कंडक्टर। आप बताइए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है ना, तो इसने क्या किया, इस पॉजिटिव प्लेट ने इंडक्शन की वजह से इसका सारा नेगेटिव इधर खींच लिया, डन। और इस नेगेटिव ने इसका सारा पॉजिटिव इधर खींच लिया। क्या चार्जेस का सेपरेशन हो गया, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस का सेपरेशन हुआ, इसी को इंडक्शन बोलते हैं। अब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई कि नहीं हो गई, क्या इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैंने मान लिया उसको इधर सेटअप हो गई, इसका नाम क्या दे दिया, ईपी। ईपी का रीजन क्या है, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। दो वर्ड आते हैं, पोलराइजेशन और इंडक्शन, दोनों का सिमिलर सा मीनिंग होता है। पोलराइजेशन का मतलब भी चार्जेस का सेपरेट होना होता है और इंडक्शन का मतलब भी चार्जेस का सेपरेट होना होता है। यहाँ पे ये ईपी इस साइड बन रही। अब आप बताइए क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचता रहेगा, कहने का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट और सारे यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं, होता गया होता गया। अब इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर से कितना दे रहे हैं, ई नॉट, कितना दे रहे हैं, ई नॉट, उधर कितनी है, तो ई नॉट माइनस ईपी, यही तो मेरा आंसर है। इधर से मैंने इतना दिया, बना इतना, बचा कितना, ई नॉट माइनस ईपी। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी ई नॉट माइनस ईपी है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से क्या ये ईपी बढ़ता जा रहा है, ध्यान से सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, नेगेटिव इकट्ठा होता गया, पॉजिटिव इधर इकट्ठा, यहाँ पे ईपी की वैल्यू बढ़ती गई। सो ईपी ये क्या है, इसको लिखते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। क्या ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस्ड, नाम बची हुई, रिमेनिंग, तो यहां पे मेरा ईपी एज ईपी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ईपी किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट के, एंड ईपी इक्वल्स टू ई नॉट एट सम पॉइंट। सिंपल, आपको पूरी थ्योरी नहीं आवाज आ रही भाई, एट सम पॉइंट, है ना। उसके बाद क्या ई की वैल्यू जीरो नहीं आ गई, ये रीजन होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनने लग जाती है, ईपी बनने लग जाती है, और ईपी बढ़ते 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 बाहर वाली फील्ड के बराबर हो जाती है, और नेट आंसर कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, बोलो कौन सी करें। क्या मैंने कहा था, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं टिकता, कंडक्टर के अंदर सारा चार्ज बाहर आ जाता है, हाँ जी, हाँ सरफेस पे। ये देखो मैंने मान लिया यहाँ पे प्लस क्यू है, लेकिन क्या सारा चार्ज बाहर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखें, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, इट कम्स ऑन द surface. Charge does not exist on the conductor, it appears on the surface. Why? अभी बताइए क्या कंडक्टर के अंदर ये कितनी होती है, जीरो। जब मैंने फ्लक्स पढ़ाया था, किस किस को ये याद है कि मैंने दो स्टेटमेंट दी थी कि फ्लक्स का जीरो होना ये बिल्कुल नहीं बताता कि ई जीरो है, और ई का जीरो होना ये बताता है कि फ्लक्स जीरो है ना। अब बताइए क्या इसके अंदर ई जीरो है, ई जीरो का मतलब देखो, स्मार्ट तरीके से चीजें लिखोगे तो नोट्स भी छोटे बनेंगे और लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ई जीरो है, इसलिए इसका मतलब फ्लक्स क्या है, जीरो, और फ्लक्स का मतलब गोस लॉ के हिसाब से क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये जीरो आ गया, एप्सिलॉन नॉट जीरो हो भी गया तो भी इन्फिनिटी आता। क्या ये जीरो तभी आएगा जब ये क्या हो, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या क्यू इनक्लोज्ड क्या आ गया, इसका मतलब अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। एक्सप्लेनेशन आ रही है चीजें समझ में। एनसीईआरटी के ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, एक्सरसाइज में देखना जाके।
राइट। तो अंदर चार्ज क्यों नहीं टिकता, तो आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जीरो हो जाने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, और फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। दो प्रॉपर्टी समझ में आई। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत सिंपल। क्या वी इनसाइड कंडक्टर क्या होती है, ये तो बहुत, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, वी इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट। अभी हमने कंसेंट्रिक सर्कल किए, उसमें सारा यही कॉन्सेप्ट लगाया हमने, ये पहला पार्ट है, अभी तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। देख, वी इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट। बताइए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, वी क्या बोलते हो तुम लोग, क्योंकि भाई ई की वैल्यू माइनस डीवी बाय डी आर, आप चाह रहे हो कि ई क्या है, जीरो। क्या ई का जीरो आना दिखा रहा है वी कांस्टेंट है, यस। ई का जीरो आना क्या दिखा रहा है, देखो क्योंकि चार्ज तो वहां है, अगर चार्ज ही नहीं होता तो वी क्या होता। तुम्हारे दिमाग में दो सवाल आने चाहिए, सर आप कह रहे हो कि वी के कांस्टेंट होने की वजह से क्या आएगी, जीरो आएगी, क्या सर वी के जीरो होने की वजह से ई जीरो नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन हमने वी जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि चार्ज तो वहां एग्जिस्ट कर रहा है, जहां चार्ज होगा वहां पोटेंशियल का तो आना बनता है, पर वो पोटेंशियल कैसी है, तो ये क्या दिखा रहा है, वी क्या है, कांस्टेंट। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना, जितनी पोटेंशियल यहाँ है, हर जगह है, वहां पे पोटेंशियल ये सेम मिलेगी, यहां अगर वी है तो सरफेस पे भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। याद करो मैंने कंसेंट्रिक सर्कल में कुछ ऐसा कहा था कि अगर यहाँ क्यू है तो इसके अंदर के क्यू बाय आर है, यहां भी क्या है, के क्यू बाय आर, यहां क्या है, के क्यू बाय आर। तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल भले कांस्टेंट होती है, लेकिन जितनी होती है उतनी ही कहां होती है, सरफेस के ऊपर होती है। दिमाग में जा रहा है कुछ, सिंपल है तीनों प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिए, क्या मैंने अभी लास्ट क्लास में कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, बताओ किससे। हाँ जी, हाँ ईडीएल, इक्विपोटेंशियल सरफेस कराया ना मैंने लास्ट क्लास में, क्या वहां पे ई डॉट डीएल कितना भरा था, जीरो, जीरो। डन, तीन प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी हेडिंग डालें। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा है।
हाँ जी, देखो एक बार, ये वाली प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक किया, मैंने वहां पे स्टेटमेंट दी थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऑलमोस्ट सारे कंडक्टर्स कैसे लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल। अगर मान लीजिए मैं कोई भी कंडक्टर ले रहा हूं, राइट, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओ, ए से कहां जाओ, बी, क्या यहाँ की पोटेंशियल वी, यहाँ की पोटेंशियल वी, तो वर्क डन ए बी कितना, 0। बताओ वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। घर जाके 15 मिनट 20 मिनट उसी वर्डिंग में नहीं बोल के पढ़ोगे जिसने जो टीचर ने बताई है, सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, 15 मिनट मैक्सिमम स्टॉप वॉच लगा के, क्योंकि रिसेंटली करी हुई चीजें याद रहती हैं, बाद में नहीं याद रहती हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, क्या ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिखते हैं, कहां से आया ये फॉर्मूला, फिर रिवाइज कर रहा हूं, डब्ल्यू ईडीएल होता है, फ्लक्स क्या होता है, ईडीएस होता है। ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर से आया, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या होती है, एक वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यहाँ ये ईडीएल 0 आ रहा है, क्या दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, हाँ जी 0, क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब क्या ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, क्या डीएल वेक्टर इज ऑलवेज ऑन द सरफेस, ऑन द, या फिर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो अलोंग द सरफेस। इसका मतलब अगर यहां कहीं डीएल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आपको दिखेगी। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए आप यहां पे कहते हो यहां पॉजिटिव है जी, यहां नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो आप कैसे बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर बनाओगे कितनी, ये लो, क्या पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ, तो जहां पॉजिटिव होगा वहां से अवे दिखा दो, नेगेटिव की तरफ दिखा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे। पांचवी प्रॉपर्टी लिखिए कि कितनी होती है, जल्दी लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको ध्यान से देखना एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 5, हाँ भाई, अगर मान लीजिए कोई भी सरफेस मैंने ले ली, क्या करो यहां पे छोटा सा एक डीएस एरिया ले लो, क्या ये डीएस एरिया ले लूं, क्या करो यहां डीएस एरिया तो मैंने ले लिया, क्या अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो क्या मुझे क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। क्या गॉसियन सरफेस इसकी सिलेंडर नहीं होती, याद करो मैंने इसकी गॉसियन सरफेस क्या ली थी, सिलेंडर ली थी, एक लाइन वाले की क्या ली थी, सिलेंडर ली थी। ऐसे ही मैंने इस डीएस एरिया की क्या ले ली, इसकी तरह सिलेंडर ले ली, क्या सिलेंडर में पास करा दूं, ये लो, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना ली, ये गॉसियन सरफेस, ये क्या है, ये डीएस एलिमेंट है, इसको बोलते हैं एरिया का एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट डीएस। अब बताओ अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना हो तो इस सरफेस पे कोई चार्ज तो होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लें, सिग्मा। आपने ये तो पढ़ा है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, अंदर तो नहीं रहेगा। चार्ज कितना लिया, क्यू, ये कितना है, सिग्मा। अगर मैं यहाँ सिग्मा देखूं और इस एरिया के लिए देखूं, क्या सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो एरिया कितना है अभी, डीएस, तो सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, क्या डीएस आ गया, क्या मैं यहां से क्यू निकाल सकता हूं, सिग्मा डीएस, डन। आपको मैंने बार बार बोला था कि आप गॉसियन लो लगाते हुए ईडीएस को किसके बराबर कर दो,
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्या इसके अंदर क्यू आ गया? पर मेरे को नहीं पता पूरी सरफेस पे कितना था क्यू, लेकिन क्या यहाँ क्यू थोड़े होगा? अगर पूरी सरफेस पे क्यू फैला हुआ है तो इस छोटे से एरिया में क्यू नहीं होगा। तो क्यू निकालने का तरीका मैंने समझाया था, लेमडा सिग्मा रो आ जाए तो क्यू निकालना पड़ता है। लेमडा सिग्मा रो आते ही क्यू निकालना पड़ता है। कितना है यहां से? सिग्मा डीएस। क्या भर दें? सिग्मा डीएस बाय, लो जी, ई कितनी आ रही है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि परपेंडिकुलर होती है और कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? लास्ट प्रॉपर्टी, लो जी। इसके बाद 2 मिनट लेना लिखने के लिए। एक बार लास्ट प्रॉपर्टी सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें क्या कहता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी, किससे कितनी ज्यादा होगी, कैसे पता लगेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। डन। अभी इसको समझने का सबसे बेटर तरीका ये है कि मैंने कोई भी रैंडम शेप बनाई इधर ऐसे, राइट? आपको इसके अंदर कर्व दिख रही है, कर्व्स। ये कर्व है, ये कर्व है। इसको थोड़ा सा और बना लो, जैसे ऐसे थोड़ा बड़ा बनाओ इसको, ऐसे। अब अगर मान लीजिए मैं कहूं इस कर्व के ऊपर ये सिग्मा 1 है, ये क्या है? सिग्मा 2। ये कितना है? सिग्मा 3। ये कितना है? सिग्मा 4। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है जहां पर कर्वेचर ज्यादा होगी वहां सिग्मा कम होगी। अब बताइए, अगर मैं ये कमरा बहुत छोटा हो, जैसे पहले वाला जो कमरा था उसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा थी तो वहां डेंसिटी ज्यादा थी, है ना? तो जितनी कर्व छोटी उतनी डेंसिटी ज्यादा। अब कर्व को ज्यादा या कम कैसे देखेंगे? रेडियस से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, सिग्मा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आर नाउ? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर देखो कैसे बनानी है कर्वेचर, इधर ध्यान होना चाहिए भाई हर्षित। बेटा ये कर्व है इधर, इसका गोला बना लो, है ना? ये तो आप सिर्फ, ये तो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। क्या तुम ऐसे देख के ही बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? इसका गोला कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, इसका गोला तो बहुत ही बड़ा बनेगा ऐसे, है ना? इसका इसका ये, तो आपको ये बड़ा लग रहा है इससे, इससे ये छोटा लग रहा है। तो बताओ आर किसकी ज्यादा है सबसे? 2 वाले की। तो इसकी सिग्मा सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? तो सिग्मा 1 सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी ज्यादा है? सिग्मा 4 की। तो सिग्मा 4, उसके बाद सिग्मा 3, उसके बाद सिग्मा 2। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कंडक्टर जी, उल्टा लगा दिया। कंडक्टर की 6 प्रॉपर्टीज है। ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ के आप कैपेसिटर को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और ये 6 प्रॉपर्टी नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप वहां पे ये हल्की हल्की पढ़ के आए हो, है ना? जितनी प्रॉपर्टी हमने यहां पढ़ी, क्या हमने विद प्रूफ पढ़ी? यस। अब लिख लो 6 प्रॉपर्टी, टॉपिक नंबर 1 फिनिश।
टाइम रहता है अभी, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर कितनी आती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो यहाँ पे इसको देखना एक बार, जो ये चीज मैंने लिखी है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगाओ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगाओ, और यहाँ एन कैप लिख दो। एन कैप इज जनरली परपेंडिकुलर टू द कंसीडर्ड एरिया। आपने एरिया ये माना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी। यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो वेक्टर फॉर्मेट में आप इसको ऐसा लिख सकते हो। डन। हेडिंग लिखिए कैपेसिटेंस। टॉपिक नंबर 2, जस्ट एक 2 मिनट का 5 मिनट का एक इंट्रो दे रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक? लो जी, टॉपिक नंबर 2, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेटा नाम से समझ में आ रहा है, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, है ना? जैसे रेजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, ऐसे ही कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए कंडक्टर कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर कर रहा है। इसके साथ साथ यहां पे कैपेसिटर लिखना, ए डिवाइस which can store energy in form of E, and क्या बताया मैंने अभी आते ही, क्या करता है ये? डिलीवर करता है फॉर शॉर्ट टाइम, है ना? तो एंड डिलीवर एनर्जी, डिलीवर की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है, डिलीवर एनर्जी फॉर शॉर्ट टाइम। देखो अभी मैं थोड़ा सा एक आपको हिंट दे रहा हूं, आपने बिजली कड़कती देखी है, लाइटनिंग होती है जो, है ना? आप कभी भी नोट करना, लाइटनिंग में बहुत छोटे समय के लिए करंट आता है और चला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। जब एनर्जी, अब ये एनर्जी देगा तो चार्ज फ्लो करा के देगा तो करंट बनेगा, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। ट्रांजिएंट करंट आएगा, ट्रांजिएंट करंट होता है जो बहुत छोटे समय के लिए होता है। जैसे तुमने मैकेनिक्स में इंपल्स पढ़ी थी ना, इंपल्स क्या होती है? बहुत छोटे समय के लिए लगाई गई फोर्स, ये वाली, ये जो कराटे मैन लगाता है वो इंपल्स होती है, राइट? फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम फोर्स इज अप्लाइड। ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर करी है उसको बहुत छोटे समय के लिए देगा। अब मैं इसके बाद कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं, यहीं से कल शुरू करेंगे, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं, भेज रहा हूं। देखो जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी के अंदर मिट्टी भर रहे हैं, मुझे इस डिवाइस का क्या समझाना है? प्रिंसिपल। देखो यार बिल्कुल ना सेट है, 9th 10th 11th 12th जितने भी डिवाइसेस आज तक आए हैं, तुम्हारे को सिद्धांत बताया गया होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये कैमरा किस चीज पे काम करता है ना? अगर मान लीजिए मैं कहूं जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये आपने 9th 10th में पढ़ी है, और आपको लिखवाया जाता था प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो हर डिवाइस का क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, है ना? अगर मान लीजिए आपको एक बाल्टी के अंदर मिट्टी भरनी है और मैं कह रहा हूं आपने बाल्टी को फुल कर दिया, और फिर मैं बोल रहा हूं नहीं थोड़ी और डाल, तो तुम क्या करते हो? उसको ठोकते हो ना। जब उसको ठोकोगे धरती में
तो वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है, मिट्टी जाती है, तो क्या उसके अंदर और मिट्टी आने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? तो यहाँ पे क्या होता है, सेम काम होता है, कैपेसिटर के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है, तो आप इसकी पोटेंशियल कम कर दो। जितनी इसकी पोटेंशियल कम कर दोगे उतना चार्ज स्टोर करने की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो मैंने एग्जांपल दिया इसको थोड़ा सा सोचना कि अगर मान लीजिए बाल्टी की कैपेसिटी इतनी है, राइट, और आपने यहां तक भर दिया, लेकिन आपको पता है अगर मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा ये थोड़ी सी नीचे जाएगी, सेटल हो जाएगी, और थोड़ा सा स्पेस और बनेगा जिसमें मैं और मिट्टी डाल सकता हूँ, तो मेरी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो बिल्कुल वैसा वैसा ही यहाँ पे होगा, बिल्कुल वैसा वैसा ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, जब आपकी बाल्टी भर जाएगी, अब उसमें ज्यादा नहीं आ सकती मिट्टी, तो आप बताइए क्या उसके अंदर और मिट्टी डालोगे तो मिट्टी बाहर आएगी? मिट्टी की जगह भी पानी ले लो, अगर पानी को फुल कैपेसिटी तक बाल्टी में भरोगे तो क्या वो ओवरफ्लो करेगा कि नहीं करेगा? वो करेगा, ओवरफ्लो करेगा। क्यों करेगा? कि भाई उसकी कैपेसिटी फुल हो गई। अब यहाँ पे तुम किसको स्टोर कर रहे हो? एनर्जी को। और क्या फ्लो करा के? चार्ज को फ्लो करा के। अब आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज होने के बाद वो चार्ज को लीक करने लग जाएगा, उसको बोलते हैं चार्ज इज लीकिंग आउट। हल्का सा मैंने कल की क्लास का कनेक्टिविटी के लिए दे दिया, कल मैं यही पॉइंट से, इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा।